ये कहानी लड़की की आग बुझाने के ऊपर है। पूरी सुनोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पति को चलते फिरते मुझे छेड़ते हुए शरारत करने की आदत है। वे कभी गाल छू लेते हैं तो कभी कमर पर चुटकी ले लेते हैं। यहाँ भी नहीं देखते कि आसपास कोई है या नहीं। बस मेरे पति अपना ढेर सारे प्यार को सरेआम जता देते हैं। मेरे मना करने पर यह शर्म करो, कहने पर कहते हैं अरे यार, अपना खुद की बाकायदा बीवी को छेड़ रहा हूँ, कोई राह चलती लड़की को नहीं, और प्यार जता रहा हूँ, सता नहीं रहा हूँ। समझी जानू, बेशक मुझे भी उनका यूं प्यार जताना गुदगुदा जाता है। कभी चुपके से मैं भी इनकी पप्पी ले लेती हूँ। हाँ, मियाँ बीवी जो हैं, पर एक दो बार मैंने नोटिस किया है कि मेरी काम वाली गीता हम पति पत्नी की ये अनखेलियाँ दरवाजे के पीछे खड़ी रहकर छिप छिप कर देखती है। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है, पर अब तो गीता ऐसी हरकतें बार बार करने लगी थी। वैसे गीता बहुत अच्छी है, स्वभाव भी मिलनसार के और काम भी परफेक्ट, कभी शिकायत का मौका नहीं देती है। जब वह कुंवारी भी थी तभी से हमारे घर में काम करती आ रही है। अभी 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। ससुराल यहीं पास ही में है, तो शादी के बाद भी गीता ने काम नहीं छोड़ा। वह हमारे परिवार से घुल मिल गई है। दरअसल कुंवारी लड़कियों को ऐसी हरकतें देखने की उत्सुकता हो रहती है, पर गीता की तो अब शादी हो गई है। उसका पति भी उसे प्यार करता होगा, शारीरिक सुख देता होगा, फिर हमें प्यार जताते देखने की इतनी लालक क्यों है? मैं इन्हें अपने पति अभिराज को इस बारे में बताया, पर उन्होंने बात को मजाक में टाल दिया। पर मैं अब सतर्क हो गई थी। जब गीता काम करने आती थी तब मैं अपने पति से दूरी बनाने की कोशिश करती थी। यूँ साल भर बीत गया। एक दिन बिना बताए गीता काम पर नहीं आई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब छुट्टी लेनी होती है तब वह बताकर जाती है, यहाँ फ़ोन कर देती है। हमने सोचा कि आज गया होगा कोई काम, पर जब वह दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैंने उसे पति को फ़ोन लगाया, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने अभिराज से कहा, चलिए ना गीता के घर, मुझे फ़िक्र हो रही है, ज़रूर कुछ हुआ है, वरना गीता यूँ बिना बताए कभी छुट्टी नहीं लेती। इनको ज़्यादा फिक्र नहीं थी तो बोले, अरे सालू, कोई दूसरी काम वाली रख लो ना यार, कहाँ दूसरों के झमेलों में पड़ती हो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। पर मेरे मन को चैन नहीं था, तो इनके ऑफिस जाते ही मैं एक्टिवा लेकर निकल गई। एक बार भारी बारिश थी तो हम गीता के गाड़ी में छोड़ने गए थे। पास वाली बस्ती में ही रहती है, इसलिए घर देखा हुआ था। मैंने एक्टिवा गाड़ी की नाके पर पार्क की और छोटी सी पगडंडी पर चलते हुए उसके घर पहुंच देखा तो गीता के सास आंगन में बैठी लहसुन छील रही थी। मैंने पूछा, मौसी गीता कहाँ है? 2 दिन से काम पर नहीं आई है। यह सुनते ही मौसी तुनक कर खड़ी हो गई और दहाड़ते हुए बोली, नाम मत लो उस कुलटा का, हमारी इज्जत पर पानी फेर दिया। उस करमजली ने, मैंने हकीकत जाननी चाहिए, पर वे तो गीता को गालियां देते हुए अब गेट पर अपना बंद कर लिया। घर के भीतर चली गई। पड़ोस के घर में
खड़ी एक लड़की चुपके से मुझे देख रही थी। मैं उसके पास गई तो वह भी दरवाज़ा बंद करने लगी, पर मैंने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया और पूछा, अगर तुम्हें पता हो तो सिर्फ इतना बता दो कि गीता कहाँ है। सरकारी अस्पताल में कहकर वह लड़की दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैंने एक्टिवा ली और सरकारी अस्पताल में आ गई। कितनी देर इधर उधर भटकते हुए मुश्किल से गीता को ढूंढा। देखा तो वहाँ पुलिस में भी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, गीता ने ऐसा क्या किया होगा। मैं नज़दीक गई तो मुझे देखकर गीता ने शर्म के मारे चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और गीता से कहा, इधर देखो। गीता नज़रें झुकाए बोली, मैडम आप यहाँ के। मैंने कहा, जब तुमने कोई खबर नहीं दी तो मुझे आना ही पड़ा। बताओ कि क्या हुआ है, कहीं गिर गई या किसी ने मारा है? एक एक बात बताओ। गीता ने कहा, मैडम सब बताऊंगी, थोड़ी ठीक हो जाऊं फिर घर आती हूँ। यहाँ कुछ बताना ठीक नहीं। मेरी बात सुनकर आप भी इंसाफ करना कि मैं सही हूँ या गलत। मुझे लगा कि शायद कोई गंभीर बात है, इसीलिए मैंने कहा, ठीक है मैं इंतज़ार करूँगी। ये ले लो 5,000 रुपये, रख लो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन करके बता देना। और घर आ गई। सबसे पहले जब तक गीता का ठीक होकर वापस नहीं आती है तब तक किसी दूसरी कामवाली का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इंटरकॉम पर पूरी सोसाइटी से पूछ लिया। सविता नाम की एक कामवाली मिल गई। मैंने अपने पति को गीता के बारे में बताया। हमदर्दी के बदले डांट मिली। यार अब नई कामवाली मिल गई है ना, छोड़ो कि गीता की लाइफ में क्या हुआ वह जानने के लिए तुम्हें क्या ज़रूरत है। फिर भी मेरे मन में गीता के प्रति अपनापन था। सालों से वह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रही है। अगर वह किसी मुसीबत में है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसकी मदद करना। आहिस्ता आहिस्ता 2 महीना बीत गए। एक दिन अचानक गीता का फ़ोन आया, मैडम आप घर पर हैं क्या? मैंने कहा, हाँ हम घर पर ही हूँ। वह बोली, अभी आई। गैस पर चाय चढ़ाकर मैं गीता की कहानी सुनने के लिए खुद को तैयार करने लगी कि दरवाजे की घंटी बजी। गीता ही थी। मैंने पूछा, कैसी हो अब? मैडम तन के घाव तो ठीक हो गए हैं, मन में जो पीड़ा है और जलन है उसका इलाज कैसे करूं? मैंने पानी और चाय पिलाया, गीता को शांत करवाया। मैंने भी चाय पी और कहा, अब चल, अब दोनों शांति से बात करते हैं। बताओ क्या हुआ था? गीता ने कहा, मैडम सबसे पहले आप ये बताएं कि सिर्फ पेट की भूख ही तन को जलाती है या जवान खून को तन की प्यास भी लगती है कि नहीं? सेक्स के लिए शारीरिक की ज़रूरत जितनी मर्दों को जलाती है उतनी औरतों को भी जलाती है कि नहीं? शादी के बाद इस जोश का इलाज ना हो तो औरत को क्या करना चाहिए? मैडम मेरी शादी को 2 साल हो गए पर अभी तक कुमारी हूँ। मेरा पति संजय नामर्द है। आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। मेरे भीतर का जोश लावा की तरह धड़क रहा है। अगर यही सब मर्द के साथ होता है तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए वह कहीं भी मुँह मार लेता है या नहीं? कौन इस तन की आग से बच पाया है? एक लड़की कितने सपने आँखों में भरकर शादी करती है, पति के प्यार को तरसती है, पर मेरे नसीब में खोटे की तरह मुझे एक ऐसा पति मिला जो औरतों की जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने में नाकाम है। मैंने कहा, गीता तू इसके लिए अपने पति को तलाक ले सकती है और दूसरी शादी कर सकती है। गीता ने कहा, मैडम हमारे समाज में एक बार लड़की
जिस घर में ब्याह हो जाता है वही उसकी अर्थी उठती है। तलाकशुदा लड़की का पूरा समाज बहिष्कार करता है। मैडम, इसी नामर्द के साथ मुझे ज़िंदगी बितानी होगी। तिल तिल मरना होगा। मेरे जेठ जेठानी का कमरा हमारे कमरे के पास ही है। आधी रात तक उन दोनों के कमरे में से आवाज़ आती है। प्यार की मदभरी आवाज़ें मेरे कानों में ऐसे चुभती हैं जैसे धड़कता लावा किसी ने मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। जेठ जी के बदन मसलने पर जेठानी के मुंह से निकलती आहे और सिलसिका मेरे भीतर आपस की ज्वाला भड़क देती है। मैं बेकाबू सी अपने पति से लिपटकर उनको जोश में लाने की कोशिश करती हूँ, पर उसे ठंड समुंदर में उफान उठता ही नहीं। आपको शायद पता होगा कि सब साहब जब आपको छेड़ते हैं और शरारत करते थे तब मैं छुपके से देखती थी। आपको देखकर मेरा भी मन करता कि कोई मुझे भी छेड़े, मुझे भी प्यार करे। एक दिन मेरे ताऊ ससुर का लड़का बनराज घर आया था। एकदम बंका जवान। उसके गठीले बदन को देखकर मेरे भीतर गलबली मच गई। उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ते ही मैंने ओंठों पर जीभ की रगड़कर अपनी प्यास जाहिर कर दी। फिर तो वह बराबर हमारे घर आने लगा। हम दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे। एक दिन मेरी बुआ सास की लड़की की सगाई थी, तो घर के सारे लोग पड़ोस के गांव जा रहे थे, पर मैं पेट दर्द का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गई। फिर जैसे ही सब गए, मैंने बनराज को अपने घर बुला लिया और उस दिन मैंने अपने कुंवारेपन को बनराज को सौंप दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया और शादीशुदा होकर एक गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाया, पर परंपरा के नाम पर अपने एहसासों का खून मुझे हरगिज मंजूर नहीं था। इस पूरे खंड में गलती सिर्फ मेरे पति संजय की थी, जिसने जानबूझकर मेरी ज़िंदगी खराब की। इसलिए मैंने अपनी आग बुझाने का जो रास्ता सही लगा वह अपनाया। उसका दिन मैंने और बनराज ने जीवन भर का एक दूजे पर प्यार लुटाया। उसके बाद जब भी मौका मिलता बनराज मेरी शारीरिक ज़रूरत पूरी कर देता। मैडम, मैंने सिर्फ सेक्स के लिए बनराज को रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से दिलो जान से प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन मैं और बनराज घर की छत पर एक दूसरे के प्यार में पागल होते हो गए थे कि मेरे पति ने हमें ऐसी हालत में देखकर वहाँ पास ही पड़ी एक लाठी उठाकर मुझे पीटने लगा। पर मैं दिलजली अधूरी प्यासी थी, इसलिए उसके हाथ से लाठी छीनकर मैं उस नामर्द पर ऐसे टूट पड़ी कि सारी हड्डियों का चूरमा बना दिया। अब आप ही बताएं कि मैं क्या गलत किया। सारा किस्सा सुनने के बाद मुझे गीता किसी पहलू से गलत नहीं लगी, बस उसने हालात को उलझा दिया था। मैंने गीता को समझाने की कोशिश की, तुम और संजय आमने सामने बैठकर इस मामले का हल निकाल लो। गीता ने कहा, मैडम, अब जो भी अंजाम हो, पर मैं उस नामर्द के साथ एक दिन भी नहीं बिता सकती। कुछ भी करके इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ और बनराज के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। परिवार के और समाज के डर से मुझे अपनी ज़िंदगी ढोनी नहीं है, बल्कि जश्न सी जीनी है। गीता की आंखों में प्यार की खुमारी और हिम्मत को देखकर मैंने गीता की जगह खुद को रख कर देखा तो किसी पहलू से गीता मुझे गलत नहीं लगी। मैंने उससे कहा, देखो, तुम गलत बिल्कुल नहीं हो। प्यार और जंग में सब जायज़ है। शादी टूटने में हर बार औरत ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि इस तरह
तोहफा गया है, रिश्ता टूट जाए वहीं सही है। गीता मेरे गले लगते हुए बोली, मेरे भावनाओं को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मुझे हिम्मत आ गई है मैडम। जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाए तब तक शायद काम पर ना आ सकूंगी, पर वादा करती हूँ कि सब ठीक होते ही वापस काम पर लौट आऊंगी। कहकर गीता चली गई। इस बात को 4-5 महीने हो गए थे। मैं तो गीता को भूलने भी लगी थी। एक दिन अखबार में पढ़ा कि गीता एक शरीफ पति के हाथों गीता नाम की एक बलचलन औरत का कत्ल हो गया। मैंने तस्वीर ध्यान से देखी और मन ही मन में बोली कि ये तो मेरी वाली गीता है। मैं तुरंत उस अखबार के दफ्तर गई और संपादक को सारी सच्चाई बताकर कहा, कल के अखबार में अब बस वही छपेगा जो अब मैं कहने जा रही हूँ। दूसरे दिन उस अखबार में खबर थी कि कल वाले मर्डर केस में एक सनसनीखेज खुलासा है। एक नामर्द पति के हाथों गीता नाम की मासूम और शादी के नाम पर छली गई औरत की हत्या। यह पढ़कर मुझे संतोष मिला। मैं सोचने लगी, पाखंडी समाज में ना जाने ऐसे कितने गीता दूसरे की गलती के चलते बलि चढ़ जाती होंगी। सहना सिर्फ औरतों के हिस्से ही क्यों आता है। इतने में पतिदेव ने चुटकी बजाते हुए मेरे ख्यालों की डोर तोड़ते हुए कहा, हेलो बीबी, एक कप चाय मिलेगी क्या। मैं मुस्कुराते हुए अविराज के गले लगी और फिर हम लोगों में प्यार शुरू हो गया। तो अगर आपको इस पे किसकी गलती लगी है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी ही प्यार और दर्द भरी कहानी लाते रहेंगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी भेजूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा।